नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद और उससे पहले हरियाणा में जिस तरह से विधानसभा चुनावों के नतीजे आए थे, महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में अप्रत्याशित जीत हासिल हुई बीजेपी को और इतनी सीटें मिली जिसकी शायद कोई बात भी नहीं कर रहे थे। तो आगे का इंडिया का, भारत का पॉलिटिकल रोड मैप क्या दिख रहा है, बीजेपी की स्थिति क्या दिख रही है, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेक अवे या इसका हम निष्कर्ष निकालें तो एक तो ये है, जो हाल के पिछले कई वर्षों में नहीं हुआ वो अब हो रहा है कि बीजेपी एक वन हॉर्स रेस नहीं रही है। सिर्फ एक ही व्यक्ति पे सब कुछ दारोमदार, उसी पे पूरी तरह से टिके हुए, उसी पे निर्भर कर रहे हैं। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं मैं, कि सिर्फ एक चेहरे पर, सिर्फ एक मुद्दा कि नरेंद्र मोदी आपको पसंद है, आप वोट दीजिए और झोली भर के दीजिए, और अगर कहीं कम पसंद आ रहे हैं तो हार जाएगी पार्टी। तो वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पे निर्भरता हरियाणा में भी और उसके बाद महाराष्ट्र में भी काफ़ी हद तक कम दिखी। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी लोकप्रियता कम हुई है या वो मेन चेहरा नहीं रहे हैं या मेन कैंपेनर नहीं रहे हैं, लेकिन वो एक तरह से जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। पार्टी को आगे लेके बढ़ने की, पार्टी के घोड़े को आगे खींचने की जिम्मेदारी काफ़ी कुछ क्षेत्रीय सत्रपों ने संभाल ली। नायब सैनी थे हरियाणा में, यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस थे। तो लोकल लीडरशिप, लोकल मुद्दे, इस पे बहुत एम्फेसिस रहा और ये चीज़ बहुत ही एक दिलचस्प भी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई लोगों का आकलन लगातार रहा है बहुत समय से कि देखिए मोदी जी ने जिस तरह से पावर को सेंट्रलाइज किया पिछले 10 साल में, और लोगों की नज़र में बीजेपी और मोदी जी में कोई फर्क ही नहीं रहा, वो एक पर्याय से बन गए। उसका नुकसान बीजेपी को पोस्ट मोदी ईरा में होगा। वो पोस्ट मोदी ईरा कब आएगा, आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 6 साल बाद, उसका हमें इल्म नहीं है। लेकिन मोदी जी के बाद पार्टी को बड़ी परेशानी होगी, बड़ी दिक्कतें होंगी, बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति पे निर्भर कर रही है पार्टी। तो बीजेपी निपट जाएगी पोस्ट मोदी ईरा में, ऐसा कई लोगों की समझ थी या कई लोगों की खुशफहमी कह लीजिए। तो वो खुशफहमी दूर करने का वक्त आ गया, क्योंकि अब स्पष्ट लग रहा है कि बीजेपी मोदी जी के बाद भी काफ़ी सशक्त रहने वाली है, अपने दम पे चुनाव लड़ने वाली है, अपने दम पर चुनाव जीतने वाली है, बहुत अच्छे कड़े मुकाबले देने वाली है, और अपने दम पर वो एक वापस से पार्टी की तरह से, जिनके अपने अपने राज्यों में अपने अपने शत्रप हैं, बड़े नेता हैं, स्थापित होती जा रही है। तो पोस्ट मोदी इरा भी बीजेपी की जगरनॉट चलता रहेगा, इसी गति से या इससे कम से, लेकिन वो बिखर जाएगी, जिसकी कई लोग बात करते थे कि मोदी जी के बाद क्या। नंबर 2 बात जो बहुत इंपॉर्टेंट रही इन चुनावों में, हरियाणा में भी और महाराष्ट्र में, कि जो लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस कुछ रूठी अनमनी या एक असहयोग की मुद्रा में दिख रही थी, वो अब पूरी तरह से वापस सक्रिय हो गई है। तो आरएसएस का वापस पूरी तरह से सक्रिय होना ये एक बड़ा कारण रहा बीजेपी की जीत का भी, और बीजेपी का जो लॉन्ग टर्म रोड मैप आज जब हम चर्चा कर रहे हैं आज की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तो उनका लॉन्ग टर्म रोड मैप भी सशक्त नजर आ रहा है कि ये पार्टी स्ट्रांग रहने वाली है, क्योंकि अब दोनों पहिए चल रहे हैं, मोदी जी वाला भी, रीजनल लीडर्स वाला भी, और आरएसएस जिसके कार्यकर्ता और जिसकी संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है, जैसे बीजेपी का वैसे ही आरएसएस का। तो वो दोनों समन्वय में काम करते हुए दिख रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी खबर नहीं है विपक्ष के लिए। फिर एक बड़ी बात रही कि जिस तरह से बीजेपी ने एक एक्सपर्टीज सी, महारत सी हासिल कर ली है वेलफेयर स्कीम्स की डिलीवरी में, चाहे वो लाडली बहन योजना थी, चाहे दूसरी वेलफेयर स्कीम्स है उनकी, राशन अनाज देना, लोगों को गरीबों तक पहुंचाना, उसमें अब डायरेक्ट ट्रांसफ़र जो हो रहा है, जिसके लिए जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया का आधार के ज़रिए, वो सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहे हैं पैसे, लाभ। तो लाभार्थियों का जो एक वोट है वो बड़ी संख्या में बीजेपी को मिल रहा है, और वो उसको एग्जीक्यूट बहुत सक्षम ढंग से कर पा रही है बीजेपी। और इसी के साथ साथ बात अब अलायंसेस की है कि जैसे महाराष्ट्र की इतनी चर्चा चल रही है कि वहाँ पे मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किस तरह से एडजस्टमेंट होगा, क्या शिंदे को छोड़ सकते हैं, मुख्यमंत्री का पद नहीं देंगे। तो वैसे तो ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, कोई इनसाइड ट्रैक है नहीं किसी के पास, लेकिन मुझे लगता है कि 130 प्लस सीट्स के साथ अपने आप अपने बूते पे मेजॉरिटी के इतने नज़दीक होते हुए बीजेपी
बिल्कुल नहीं चाहेगी कि मुख्यमंत्री का पद किसी और को दे। और वैसे भी बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये रही है कि वो अलायंस पार्टनर्स को तब तक साथ लेकर चलती है जब तक उनकी ज़रूरत है, और उसके थोड़ा बियॉन्ड भी, मतलब थोड़ा एक सेफ्टी वॉल्व भी रखते हैं, एक बीमा भी निकाल के रखते हैं, एक इंश्योरेंस भी रखते हैं, जिसे हमने बिहार में देख रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली बीजेपी की एक घोषित नीति है कि वो अपने दम पर एक पैन इंडिया स्ट्रांग पार्टी बनना चाहती है, अपने दम पर सरकार चलाना चाहती है, जिससे कोई उसको किसी किस्म का समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, और जिस तरह से चाहे उस तरह से सरकार चलाए। तो मुझे लगता है यहाँ पे बीजेपी के ही चीफ मिनिस्टर होंगे, और उसमें भी फ्रंट रनर देवेंद्र फडणवीस हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा जो हमेशा बीजेपी का एक हमेशा से एजेंडा है, एक बीजेपी के साथ चल रहा है, वो हिंदुत्व का मुद्दा है। उसने बहुत मदद करी, मेरे ख्याल से वो एक सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है इन इलेक्शंस में। कटेंगे से बटेंगे से लेके प्राइम मिनिस्टर ने जो उसको थोड़ा ज़्यादा डिसेंट एक आवरण पहनाया, एक है तो सेफ है ये कह के, तो वो बीजेपी का हिंदुत्व का मुद्दा अब कहीं ना कहीं भारतीय जनमानस की एक बड़े तबके की जैसे जड़ों तक घुस गया है। वो मुद्दा आसानी से इधर उधर नहीं हो सकता अब। तो उसके जो 10-20-25% वोट है, खासकर उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में, पश्चिमी भारत के राज्यों में, वो तो एक गिवन है। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में दिल्ली का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा, बिहार का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन मुझे एनडीए की एज नज़र आती है अगर यही समीकरण बने रहे। दिल्ली के चुनाव में क्या केजरीवाल वापस से अपनी परफॉर्मेंस पहले जैसी रिपीट कर पाएंगे, इसमें बड़ा शक है। सरकार बना पाते हैं कि नहीं, इस पे भी अभी प्रश्न चिन्ह है। बीजेपी बहुत ज़बरदस्त वहाँ फाइट देने वाली है, और केजरीवाल की सरकार बनती भी है तब भी पिछली बार जितनी सीट्स लेके आए, इसकी संभावना तो बहुत ही कम नज़र आती है आज की परिस्थिति में। फिर कहूँगा, अगर समीकरण बदले, सिचुएशन चेंज होती है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, तो नतीजे कुछ और हो सकते हैं। तो कुल मिला के जो 240 सीट्स पे सिमटी थी बीजेपी लोकसभा चुनाव में, और जिसकी वजह से बार बार ये लग रहा था कि जैसे उसके कदम ठिठक गए हैं, कुछ हिचक गई है पार्टी, कुछ जैसे सेटबैक हुआ है, काफ़ी पीछे हट रही है, और आगे विपक्ष के लिए और उम्मीदें हैं, और एक ओपनिंग खुल गई है, अपॉर्चुनिटी खुल गई है, जब वो बीजेपी को मात देने के बारे में भी सीरियस प्लानिंग कर सकते हैं, स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं। फिलहाल आज की तारीख में जब हम बात करते हैं तो वो बात बहुत दूर की नज़र आती है। तो एज ऑफ नाउ, एज थिंग्स स्टैंड टुडे, बीजेपी इज वंस अगेन इन द पोल पोजिशन। वो फिर एक बार मुख्य धारा में सबसे सशक्त दल, जिसके भविष्य के प्रति भी उम्मीदें सबसे ज़्यादा होंगी, राजनीतिक तरह से, चुनावी तरह से सबसे ज़्यादा स्कोर शायद उन्हीं की रहेगी। तो बीजेपी ने वो 240 का जो भी एक कहिए जो छींटे थे, या जो उसका धब्बा था या सेटबैक था, उसको हरियाणा और उसके बाद खासकर महाराष्ट्र ने लगभग पूरी तरह धो दिया है। एंड ऑल दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड न्यूज़ फॉर द ऑपोजिशन। विपक्ष को क्या करना चाहिए, विपक्ष की क्या कमजोरियां हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन फिलहाल यहीं तक कि बीजेपी एक बार फिर पोल पोजीशन में और बड़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है इन चुनावों के बाद। नमस्कार।